नमस्कार दोस्तों, द पीडीएस ट्रिनिटी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाना प्रभारी माननीय श्री वाल्मीकि चौबे जी। मुझे खुशी लोगों की सेवा में लोगों को खुश देख के होती है। थाना प्रभारी एक जिम्मेदार पद है। सर, एक थाना प्रभारी के रूप में आपको पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ता है या नहीं? यहाँ हथियार वगैरह का ज़्यादा क्रेज है। उसके बाद हथियारों का शोबाजी का यहाँ बहुत क्रेज है। मैंने जो देखा है, कट्टे में फायरिंग कर रहे थे, हवाई फायरिंग कर रहे थे। 8-10 आवेदन ऑनलाइन फ्रॉड के आते हैं। ये जो केस था प्रिंसिपल वाला, छोटी मोटी घटनाएं होना, मर्डर भी हो जाता है तो इतना आदमी वो नहीं होता है, लेकिन ये प्रिंसिपल वाला केस बहुत छतरपुर के लिए बहुत बुरा केस। हम लोग ने हथियार बरामद किए। ये समझिए छतरपुर में 200 अवैध हथियार थे। मेरा ज्वाइन करना और एसपी साहब का ज्वाइन करना एक ही डेट में था। 16 मार्च को साहब ने भी ज्वाइन किया था। स्पष्ट कहना है कि अगर कोई गलत है तो है। कई तो ऐसे गुंडे हैं जो बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पुलिस के ही मुखबिर बन जाते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा पॉडकास्ट यही समाप्त होता है। Welcome to the PDS Trinity. नमस्कार दोस्तों, द पीडीएस ट्रिनिटी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाना प्रभारी माननीय श्री वाल्मीकि चौबे जी, जो आज हमें वह अपने कार्य के बारे में और अपने बारे में बताएंगे। साथ ही हम उनसे जानेंगे कि एक थाना प्रभारी के रूप में उनकी कौन कौन सी भूमिकाएं होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सर, आप हमें अपने बारे में बताते हुए हमें बताइए कि आपने थाना प्रभारी बनने का निर्णय कैसे लिया और उसके पीछे क्या मोटिवेशन था? जी, मैं बताऊँ, मैं एक मध्यम वर्ग से हूँ और मेरे फैमिली बैकग्राउंड बहुत, मेरे पिताजी एसएफ में थे। एक आरक्षक पद से वो थे। उसके बाद जो एसएफ में प्रमोशन होते हैं उससे एपीसी, पीसी और कंपनी कमांडर तक पहुँचे थे। और उस मध्यम वर्ग में हमारी सोच शुरू में बहुत एक लिमिट में थी कि एक जॉब लेना है। मैं सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करूँगा या सब इंस्पेक्टर बनूँगा। लेकिन जो मेरी सोच थी वो थोड़ा अलग थी कि थोड़ा-सा अच्छा करना है, माता-पिता का नाम करना है, जो है नॉर्मली हर इंसान में होती है, वैसी मेरी सोच थी। जहाँ तक मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन में मेरे जो माता-पिता बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते रहते थे। मेरे बड़े भैया वो भी सब इंस्पेक्टर हैं, वे गुना में। तो वो मेरे को बहुत मोटिवेट करते रहते थे। उन्होंने बहुत सहयोग भी किया। मेरे मित्र जो 3-4 हमारे अच्छे मित्र थे, हमारा ग्रुप था। तो उस ग्रुप से मुझे अच्छा मोटिवेशन मिला। उस मोटिवेशन की तैयारी, उस मोटिवेशन का परिणाम स्वरूप ही मेरा इतना, फिर मेरी एसआई की वैकेंसी निकली। चूँकि एसआई की मैंने बहुत शुरू से तैयारी नहीं की थी। मैंने पीएससी वगैरह की तैयारी की थी। एसआई की वैकेंसी अचानक आई थी, करीब 7-8 9 साल बाद अचानक आई, तो फॉर्म भर दिया था। लेकिन जैसा कि बताते हैं कि जो लिखा रहता है वो होता है। तो मेरे भैया ने मुझे मोटिवेट किया था, उस मोटिवेट से मैंने फॉर्म भरा और फॉर्म भर के ये 2010 में, 2012 में और 2013 में लगातार सब इंस्पेक्टर बना। सर, हमें बताइए कि एक थाना प्रभारी के रूप में आपका एक सामान्य दिन कैसा जाता है? सामान्य दिन बहुत खुशी का जाता है, बहुत खुश होता हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत फ्री रहता हूँ इसलिए खुश रहता हूँ। क्या है कि हर इंसान की एक वो रहती है कि उसको किस चीज़ में खुशी मिलती है। मुझे खुशी लोगों की सेवा में, लोगों को खुश देख के होती है। तो मैं सुबह साढ़े 9 बजे से अपने थाने पहुँच जाता हूँ और रात को 11 बजे तक मिनिमम थाने पे रहता हूँ। इस बीच में मैं लगातार लोगों का, हमारा जैसे सिविल लाइन थाना, आपको पता है कि छतरपुर जिले में सबसे ज़्यादा क्राइम वहाँ पे होता है। सबसे ज़्यादा अपराध रजिस्टर्ड हमारे थाने में होता है और कई तरह के अपराध, 420 और महिला संबंधी भी अपराध होते हैं, सामान्य मारपीट भी होते हैं। इन सब अपराधों के बीच में जब मेरे पास कोई जनता का व्यक्ति आता है, सामान्य व्यक्ति हो, सामान्य तरीके से बात करता है, उनको मैं सुनता हूँ, उनको सुन के और चीज़ें समझता हूँ और फिर उसकी मदद करता हूँ। तो वो जब खुश होके जाता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जैसे मेरे पिता ने बोला था कि पुलिस की नौकरी में जब मैं जॉइन हुआ था, वो एसएफ में थे। लेकिन उनका कहना था कि जिस दिन तुम्हें अच्छी रात को अच्छी नींद आ जाएगी, उस दिन सोचना कि तुमने अच्छा काम किया है। तो जब रात को अच्छी नींद आती है तो बहुत खुशी होती है कि हाँ यार, आज मैंने इतने लोगों की मदद की, इतने लोगों के समस्याओं का समाधान किया, इतने लोगों की एफआईआर की, इतने गुंडों पे कार्रवाई की। वो कार्रवाई के बाद एक सुकून मिलता है
इसलिए ये दिन व्यस्तता के साथ भी बहुत अच्छा और खुशनुमा रहता है। सर, आप अपने अभी तक की किसी इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताइए, जो आपको अभी तक याद हो, जिसमें आपको काम करने में अच्छा लगा हो और लगा हो कि हाँ, मैंने लोगों की मदद की है? देखिए, मेरी जो नौकरी रही है वो भिंड, मुरैना, दतिया कुछ और यानी चंबल क्षेत्र और दूसरा मंडला, जो नक्सल क्षेत्र है। तो जो मध्य प्रदेश में मेन-मेन जगह हैं, जहाँ पे लोग बताते हैं कि ज़्यादा क्राइम है, ज़्यादा नक्सल है, उस क्षेत्रों में मेरी नौकरी रही है। तो छतरपुर में मैं उस भिंड, मुरैना के बाद आया, तो यहाँ अपराध इतना नहीं दिख रहा है। लेकिन छतरपुर में आने के बाद जो मैंने देखा कि यहाँ कई तरह के केस हैं। कई तरह के केस हुए, कई तरह के हमने उसको सॉल्व किया। यहाँ भी जैसे मर्डर का केस सॉल्व किया, उसके बाद हमने लूट-डकैतियाँ कई सॉल्व की और अभी जैसे चोरी वाले में सॉल्व की। लेकिन कुछ केस याद रह जाते हैं, जैसे जो एक सामान्य केस था और सामान्य होने के बाद भी जिससे एक गरीब व्यक्ति की मदद हो पाई, जिससे समाज में अंतर पड़ता है, वो केस याद याद रहता है। जैसे मैं बताऊँगा, मैं भिंड में था, थाना परिहार। तब एक व्यक्ति के हाथ में गोली लगी थी। वहाँ आर्म्स का अपराध ज़्यादा होता है, तो उसके व्यक्ति गोली लगी थी, तो एक थाना प्रभारी के रूप में हमारा काम होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आए, पीड़ित आए, उसकी एफआईआर लिखना है। एफआईआर लिख के और उसका मेडिकल कराना है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करना है। तो वो जैसे ही आया, उसने नाम बताया कि मेरे पत्नी से विवाद चल रहा है सर। तो मेरी पत्नी, मेरी सास और मेरा साला, ये लोग आए और विवाद के कारण उन्होंने मुझे गोली मारी और गोली मार के इस तरफ भग गए। तो हमने तत्काल उसमें एफआईआर की। एफआईआर करके उसका भर्ती कराया, उसका इलाज करवाया। इलाज करा के हमने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो पहले तो घर पे पीड़ित जो आरोपी पक्ष है वो नहीं मिला। पता चला कि वो किसी मामा के यहाँ गए हैं। वहाँ भी पुलिस पहुँची, मैं खुद गया था। तो जब मैंने वहाँ देखा तो वो जो उसकी पत्नी थी, साले थे और सास थी, तीनों ज़मीन पे बैठ के, कच्चा घर था उनका, ज़मीन में बैठ के दाल-चावल वगैरह खा रहे थे। तो मुझे लगा कि यार, ऐसा अपराध करने के बाद लोग डर जाते हैं, भग जाते हैं और फरार होने की संभावना रहती है और भिंड मुरैना में तो बहुत ज़्यादा फरार होने की संभावना रहती है। तो उधर मैंने जब उनको देखा कि आप लोग इधर बैठे हो, क्या घटना हो गई? तो मुझे लगा शायद झगड़ा हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ, कुछ तो बताएँगे। तो उन्होंने बताया कि सर, हमारी लंबे समय से उसी से बात ही नहीं हुई। तो जब मुझे लगा कि नहीं यार, ये केस बिल्कुल मैंने गलत एफआईआर हो गई है इसमें और इसमें उसने गलत एफआईआर करा के और उसके आरोपी बना रहा है। तो लोग चाहते हैं कि तुरंत हमारी एफआईआर हो जाए, तुरंत आरोपी गिरफ्तार हो जाए। तो मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताया और एक अच्छी मेरी किस्मत रही कि मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारी, जितने भी मेरे अभी तक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, सभी उस चीज़ को समझते थे। उन्होंने बताया कि जो सही हो वो करना। क्या है, कई लोग उसमें शिकायतें होती हैं, सब कुछ होती है, तो साहब ने कहा जो सही है वो करना। तो शायद प्रशांत खरे तब मेरे एसपी थे भिंड में। तो मैंने उसमें अच्छे से उसमें इन्वेस्टिगेशन की। आईजी साहब के पास शिकायतें भी पहुँची, संतोष सिंह साहब हमारे आईजी आईजी साहब थे। उनके पास शिकायतें भी पहुँची कि सर, आरोपी को पकड़ नहीं रहे हैं। लेकिन उसमें मैंने इन्वेस्टिगेशन की, उसकी कई चीज़ें, तकनीकी साक्ष्य लिए, भौतिक साक्ष्य लिए और फिर उससे पूछताछ की। जब पूछताछ की तो उसने बताया कि जब पुलिस अच्छे से, जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है ट्रेनिंग से, वैसे पूछताछ हमने की और पूछताछ के बाद उसको हमने जब डिटेल में पूछताछ की तो उसने बताया कि हाँ सर, मेरा विरोध था और मैंने खुद अपने हाथ से गोली मारी ताकि वो लोग जेल चले जाएँ। उसको दूसरी शादी करनी होगी, वहाँ से नहीं करने दे रहे होंगे, जो भी कारण रहा हो। तो फिर मैंने पूछा कि भई, तूने अगर गोली चलाई है, तो कट्टा कहाँ है? तो उसने कट्टा भी बरामद कराया, पुलिया के नीचे उसका कट्टा मिला। अ, कट्टा बरामद कराया, उसका हैंड स्वैप मैंने तभी मेडिकल के समय करा लिया था क्योंकि संदिग्ध मामला था। तो सब करा के जो जो एफआईआर करा रहा था, उसी को जेल हुई। तो एक ये अच्छा उदाहरण हुआ। आईजी साहब ने भी, संतोष सिंह साहब ने उसकी बहुत तारीफ़ की उस केस की और हमने फिर उसी को जेल भेजा। उसी के केस में जिसको उसी को गोली लगी और उसी को जेल भेजा, हथियार बरामद करके। इस तरह के केस याद रहते हैं। एक और केस था, जब मैं पहली बार थाना प्रभारी बना था इंडोरी में। ये केस बताते-बताते वो भी ध्यान आ गया मुझे। तो उसमें क्या था कि एक नाबालिग बच्ची का अ,
अपहरण का केस था। उस अपहरण केस में उसने जब बरामद हुई लड़की, तो उसने बताया कि हमारे इसको इसने भगाया, इसने वो किया, तो न्यायालय में उसको भेजा गया। तो उसका पति भी बहुत एग्रेसिव हो गया कि सर हमारे पत्नी को, हमारे बच्चों को जेल भेज रहे हैं, इस टाइप से। तो उसने बोला, न्यायालय में ही बोल दिया था कि सर अब हम भी कोई केस करके हम भी झूठी ऐसी चीज़ें करेंगे। तो उसने फिर अपने पैर में गोली मारी थी। उसमें भी मैंने अच्छी इन्वेस्टिगेशन की थी, उसने हाई कोर्ट तक लगाया था उसको आरोपी बनाने के लिए। लेकिन चूँकि इसमें इन्वेस्टिगेशन अच्छी थी, सब चीज़ें सही थी, रोही नाम से जैसे ही उसने बोला था मैं रिपोर्ट डाली थी। तो उसमें भी जो दूसरा पक्ष था उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई और 182 211 में उसी पे कार्रवाई कराई हमने। तो जैसे जो लोग खुद के ऊपर गोली चला लेते हैं दूसरों को अपराधी बनाने के लिए, तो उन पे सर कौन-सी केसेस लगते हैं या फिर कौन-सी धाराएँ उन्हें इसमें जैसे 182 211 की कार्रवाई होती है, झूठे साक्ष्य देना और दूसरे पक्ष को जेल भेजने के लिए, जो अपन धाराएँ लगाते हैं, तो उसमें उसी के ऊपर वो केस किया जाता है और उसी को फिर अपन फरियादी अगर गलत रिपोर्ट लिखाता है और गलत साक्ष्य देता है, तो उसमें उसी के ऊपर जेल भेजने का भी प्रावधान है। सर हमें थाना प्रभारी की भूमिका के बारे में बताइए कि उन्हें कौन-कौन से कार्य करने होते हैं तथा उसे निभाते समय कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती हैं? थाना प्रभारी एक ज़िम्मेदार पद है। थाना प्रभारी के रूप में बहुत सारे कार्य होते हैं क्योंकि थाना प्रभारी एक मोटिवेटर होता है, एक मैनेजमेंट मैनेजर होता है और एक स्ट्रिक्ट लीडर भी रहता है। तो थाना प्रभारी के रूप में हमें जो अपराध होते हैं, उस अपराधों की विवेचना जो तो थाना प्रभारी करता ही है और उस विवेचना के अलावा थाना प्रभारी के पास कई तरह के सुरक्षा थाने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था रखना, कोई वीआईपी मूवमेंट है उसकी व्यवस्था देखना, कानून व्यवस्था सही रहे, ये देखना, ये ज़िम्मेदारियाँ कई इस तरह की ज़िम्मेदारी रहती हैं। इसके अलावा समन्वय भी थाना प्रभारी को कई विभागों से बनाना पड़ता है। थाना प्रभारी के कार्य अगर आप पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएँगे। उसके कार्य जैसे आपको अस्पताल में भी समन्वय करना पड़ता है, आपको एक राजनीतिक व्यक्तियों से समन्वय करना पड़ता है, आपको पत्रकारों ग्रुप से समन्वय करना पड़ता है, आपको जो भी आपके क्षेत्र में व्यक्ति हों उनसे समन्वय करना पड़ता है, गुंडों पे सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है और क्षेत्र में कुल मिला के मेन मोटिव उसका होता है कि थाना का संचालन सही से रहे और स्टाफ की कोई शिकायत ना रहे और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। चुनौतियाँ थाना प्रभारी के रूप में बहुत सारे आते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि कार्य, कुछ कार्य ऐसे रहते हैं जो थाना प्रभारी का नहीं रहता। लेकिन चूँकि एक सामान्य जनमानस कुछ भी नहीं जानता, जैसे अपने अब डायल 100 चलती है, डायल 100 में इवेंट आ जाती है। कई इवेंट ऐसे आते हैं जो पुलिस का काम ही नहीं रहता। उसके बाद भी पुलिस को करना पड़ता है। शुरुआत हुई थी डायल 100 की हमने उसका बहुत प्रचार किया था भिंड में इंदौरी थाना पर ही तब अभी शुरुआत हुई थी 2015 की बात है, 15-16 तो उस समय डायल 100 आई थी हमारे यहाँ, तो कई इवेंट ऐसे आते थे बहुत अनावश्यक इवेंट कि सर मंदिर से एक तो इवेंट आया था हमारे यहाँ मंदिर से चप्पल चोरी हो गई साहब। करीब 15 किलोमीटर दूर वो मंदिर था। तो हमारी गाड़ी वहाँ पे गई। अब 15 किलोमीटर दूर चप्पल चोरी, चप्पल का जितना कीमत नहीं होगी, उससे ज़्यादा डीज़ल हमारा लग गया होगा, ठीक है? सुरक्षा व्यवस्था में हमारा जो बल लगा है, वो लगा होगा। समय का खर्च हुआ, ठीक है? संसाधनों का खर्च हुआ। लेकिन उसके बाद भी हम लोग उसको जाते थे, उसको समझते थे क्योंकि उससे बाद अगर पुलिस चली जाती है, तो उसमें जनमानस में एक सुरक्षा का भाव आता है। ऐसे ही जैसे आग लग जाती है, उसमें अब आग लगी है, उसमें फायर ब्रिगेड ही कुछ कर सकता है। लेकिन हम तत्काल डायल 100 भेजते हैं, हमारा आदमी भेजते हैं। इससे ये होता है कि लोग देखते हैं कि हाँ, चलो ठीक है, हम लोग तो हैं ही, साथ में हमारे पुलिस खड़ी है। अभी अपने यहाँ अपन ने देखा था कि एक नीलगाय वो क्या नाम है, हिरन आ गया था, ठीक है? बीच में अपने यहाँ जंगली जानवर कई सारे आ गए, ठीक है? तो उसमें तेंदुआ आया हुआ हाँ, था? तेंदुआ आया हुआ था। तो उस समय अपने यहाँ अगर पुलिस चली जाती है, अब तेंदुए को तो पुलिस पकड़ नहीं सकती। पुलिस भी एक सामान्य आदमी है, उसको कानून व्यवस्था देखना है।
लेकिन जनता उसमें बहुत सुरक्षा का भाव आता है और जनता प्रसन्न होती है, उसको अंदर जो भय रहता है, वो कम हो जाता है कि नहीं पुलिस खड़ी है हमारे लिए। यस। तो इस तरह के काम भी पुलिस के लिए आते हैं, वो भी एक चुनौती है, लेकिन पुलिस को मेरा मानना है कि पुलिस को ऐसे जगह पे भी जाना चाहिए। सर, एक थाना प्रभारी को किन नैतिक विचारों को ध्यान रखना होता है, जिससे उनके कार्य में ट्रांसपेरेंसी एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके? देखिए नैतिकता बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर क्योंकि हम भी एक इंसान हैं और वर्दी के अंदर हर आदमी हम भी एक वर्दी के अंदर एक इंसान हैं, हम पहले इंसान हैं, उसके बाद पुलिस वाले हैं। जी। तो नैतिकता तो हमें शुरू से पढ़ाई जाती है और बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को एक नैतिकता का पाठ ज़रूर पढ़ाना चाहिए और नैतिकता के पाठ से जो समझ जाएगा, वो कभी अपराध नहीं करेगा और कभी कोई घटना नहीं होगी। पुलिस के लिए भी नैतिकता बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो पुलिस की नैतिकता है, वो थोड़ा-सा अलग है। पुलिस को क्या है कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए नियम कानून पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है और कई जगह ऐसी होती है जैसे इसमें दिखाता है कि नैतिकता ये कहती है, लेकिन उसको जो करने का रास्ता जो होता है, वो नियम कानून बताता है। हमें लगता है कि यार इसके हम ये तुरंत कर दें तो इससे इससे ये चीज़ें हो जाएँगी। तो उस नैतिकता को हमें पहले अपनाना चाहिए। अगर उसमें नियम कानून कोई साइड का भी हो, हमारा मेन लक्ष्य अगर सही है, तो मुझे मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत कि नैतिकता के भाव होने से बहुत घटनाओं को रोका जा सकता है, अपराधों को रोका जा सकता है। पुलिस के कार्य में ट्रांसपेरेंसी की जैसे आप बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत आवश्यक है। कई जगह हम लोग काम करते हैं, जैसे काम करते हैं कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जैसे पुलिस को गोपनीय कार्य भी करने पे होते हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ विवेचना, जब हम विवेचना करते हैं तो हम विवेचना के दौरान किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं बताते, कि विवेचना में क्या चल रहा है। क्योंकि विवेचना का पार्ट है, उसको अभी हम उसको ओपन कर देंगे, तो कहीं न कहीं आरोपी सतर्क हो जाएगा, साक्ष्य प्रभावित हो जाएगा। ये सोच के हमें अधिकार दिए गए हैं कि उस विवेचना के पार्ट को हम ना बताएँ। लेकिन ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता भी बहुत ज़रूरी है। उसमें सामंजस्य पुलिस को बनाना पड़ता है और बनाना चाहिए। अगर कोई फरियादी है, उसकी कोई घटना हुई है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें उसको बताना चाहिए कि आपकी घटना में ये चल रहा है। ठीक है, आप आरोपी के नाम नहीं बता सकते। ठीक है, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं बता सकते कि जिससे कोई साक्ष्य प्रभावित होगा। वो आपका मानसिकता उस वक़्त कैसी क्या है, उसको देख के आप कर सकते हैं। लेकिन मेन आपको पारदर्शिता भी ज़रूरी है, जिससे कि उसमें जैसे अभी एक नया सिस्टम शुरू हुआ था, वही भी चल रहा है, अधिकार पत्र का। जैसे किसी के नाबालिग लड़का या लड़की गुम होता है, तो उसमें मध्य प्रदेश शासन की एक योजना है कि उसमें हम अधिकार पत्र देंगे हर 3 महीने में कि उसकी विवेचना में क्या हुआ। या तो हम उसकी लड़का या लड़की को दस्तयाब करके उसको सुपुर्द करेंगे, अगर सुपुर्द नहीं कर पाते, तो हम उसको अधिकार पत्र देंगे कि आपके अपराध में चल क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये ऐसे पूछताछ की है, ये शेष है, हम अभी तक इस स्थिति में पहुँचे हैं। हम अभी तक ये करना शेष है और आपकी ये मदद चाहिए। वो एक अधिकार पत्र होता है 1 पेज का, वो हम देते हैं हर 3 महीने में, जिससे कि उसको जानकारी रहे कि हाँ यार, उसके बच्चा जो लड़का खोया था या लड़की खोई थी, उसमें अब तक क्या चल रहा है और पुलिस अभी भी प्रयास कर रही है। सर, एफआईआर के बारे में डिटेल से बताइए और उसके रूल्स क्या होते हैं तथा इसे करने का सही प्रोसीजर क्या होता है? बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है, एक जनमानस के लिए तो मालूम ही होना चाहिए कि एफआईआर हम कराना है तो कैसे कराना है और क्या-क्या उसमें हमें लिखाना है। जब भी आप एफआईआर कराने जाएँ, हमें लोगों को ट्रेनिंग में ही पढ़ाया जाता है कि एफआईआर कैसे करनी है, लेकिन एक सामान्य आदमी को नहीं पता रहता। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अपन जब लिखते हैं, तो वो लिखित या मौखिक हो सकती है, लेकिन उसमें हमें तथ्य कौन-कौन से डालने होते हैं। उसमें एक सिंपल सा हमें याद करने के लिए बताया जाता था कि 5 डब्ल्यू 5 डब्ल्यू अगर अपन याद रखें तो उसमें एफआईआर के तथ्य पूरे आ जाएँगे। 5 डब्ल्यू में है हू मतलब कौन, वेयर कहाँ, ठीक है? हू, वेयर, व्हेन कब, ठीक है? और विटनेस कौन साक्षी था, होम किसने किया मतलब इस तरह से 5 डब्ल्यू हैं,
उस 5 डब्लू को ध्यान में रख के हमें एफआईआर कराना चाहिए। कब हुई, कहाँ हुई, किसने देखा, क्या घटना हुई, ये सब चीज़ें अपन को एफआईआर में रहेंगी, तभी वो एफआईआर पूरी चीज़ें हो पाएँगी। क्योंकि उसमें जैसे आजकल तो ऑनलाइन एफआईआर हो गई है, कई लोगों को नहीं मालूम रहता, लेकिन जब थाने पे जाते हैं तो पुलिस अधिकारी जो डे ऑफिसर रहता है या एससीएम रहता है, वो आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ही आप जाएँगे, कब घटना हुई, चोरी हुई कब हुई, कितने बजे तक हुई, समय भी पूछेगा आपसे, कहाँ हुई, किसने देखा, किसने नहीं देखा, उसके बाद कितने लोग थे, कब बताया आपने, कब आपको मालूम पड़ा? तो ये सब चीज़ें ये पूरी डिटेल से एफआईआर होती है और उस एफआईआर का आखिरी तक न्यायालय तक, माननीय न्यायालय भी जब उसका संज्ञान लेता है, उसका मेन जो होता है वो एफआईआर होती है। इसलिए जो एफआईआर लिखवाया करें, उसमें सभी चीज़ों को समन्वय रखें अपन और सभी डब्ल्यूओ का उसका जो मैंने बताया, उसके भाग आने चाहिए, जिससे कि वो माननीय न्यायालय तक अच्छे से उसका संज्ञान ले सके और उसमें सजा हो सके। सर, रूल्स एंड रेगुलेशन आपके कार्य को कैसे प्रभावित करते हैं? अ, रूल्स और रेगुलेशन क्या है कि देखिए, हम लोग का जो उद्देश्य होता है, मैंने बताया आपको, वो कानून व्यवस्था बनाने के लिए होता है। हमारा उद्देश्य तो यही है कि इस क्षेत्र में शांति रहे, अपराध ना हो, जो अपराध हो गए हों, वो ट्रेस हो जाएँ और आरोपियों को सज़ा मिले। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या होता है कि रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। आपने जैसे देखा कि कई बार नाटकों में, पिक्चरों में दिखाता है कि वो ये उद्देश्य है, तो उसको तत्काल उसको अलग तरह से पुलिसिंग दिखाते हैं। तो वैसी पुलिसिंग नहीं होती फील्ड में। फील्ड में हमें जो उद्देश्य वहाँ भी वही दिखाते हैं, यहाँ भी वही दिखाते हैं। लेकिन रियल लाइफ़ में उसके एक रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। वो रूल्स और रेगुलेशन हमें एक तरह से पॉजिटिव तरीका है उसका। नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं करते, पॉजिटिव इफ़ेक्ट करते हैं, कि उसे हमें कैसे करना है, क्योंकि हर चीज़ का तरीका होता है। इस चीज़ का तरीका जो है हमारे कानून व्यवस्था बनाने का, अपराधों पे अंकुश पाने का, उसका जो रूल्स और रेगुलेशन है, वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमें बताते हैं। वो हमें ट्रेनिंग इसीलिए होती है कि हम उसमें सीखें कि ये सबको पता है, अगर आप पुलिस में नहीं हो, आप जाओगे कि क्या करोगे? तो हम सर क्षेत्र में ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, लेकिन कैसे? उस कैसे का जो आंसर है, वो रूल्स और रेगुलेशन हमें बताते हैं। वही हमें ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं, करीब हमें 1.5 साल तक वो जो हमें ट्रेनिंग होती है, उसमें रूल्स और रेगुलेशन ही सिखाते हैं। उसी रूल्स और रेगुलेशन का फ़ॉलो करके हम उस उद्देश्य तक पहुँचते हैं। सर, एक थाना प्रभारी के रूप में आपको पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ता है या नहीं? देखिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के को प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके पास लोग जाएँगे। और कभी भी एक मेरा मानना है कि पुलिस अधिकारी को उसपे वो नहीं होना चाहिए। वो हमें, जैसे हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि जितने जनप्रतिनिधि मिले, वो हमेशा इतने अच्छे मिले कि उन्होंने हमें पूछा कि ये हमारे पास आया है, इसकी ये समस्या है, इसका क्या है, क्या सच्चाई है? तो जनप्रतिनिधि जो मिलके हमसे पूछते हैं, मेरा मानना है कि वो हमें उसको अच्छे से आंसर देना चाहिए और उस अच्छे से आंसर देके वो संतुष्ट होते हैं। हम हमेशा सही कार्रवाई करते हैं, ये वो भी जानते हैं। तो उनको हम आंसर देते हैं कि इसमें ये सच्चाई है, क्योंकि जो वो जनप्रतिनिधि के पास जाता है, कई बार अच्छे लोग भी जाते हैं, जो सच में पीड़ित होते हैं। कुछ ऐसे भी जाते हैं जो प्रेशर बनाने का लिए बोलते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि उस चीज़ को समझता है। जनप्रतिनिधि तुरंत हमसे जानकारी लेते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ की बात करूँ, अपन छतरपुर में है, तो हमें तुरंत पूछते हैं कि क्या इसमें सच्चाई क्या है? क्या है? क्या इसकी गलती है, नहीं है? तो उसका हम अच्छे से आंसर देते हैं, तो वो हमें सपोर्ट ही करते हैं। जनप्रतिनिधि पुलिस के सपोर्ट के लिए, पुलिस के प्रेशर के लिए नहीं। प्रेशर अगर आप उसको समझोगे, तो वो गलत है। प्रेशर वो डालते ही नहीं है, वो केवल अपनी बात बताते हैं। आपके पास पूरे पावर हैं, आप उसको सही उनको बताइए और वो आपकी हेल्प करेंगे। कई बार तो पॉलिटिकल जनप्रतिनिधि जो होते हैं, वो कई बार कानून व्यवस्था में अच्छी मदद करते हैं पुलिस की और उसमें सच्चाई जनता को पहुँचाने का काम भी वही करते हैं। तो जनप्रतिनिधि मदद के लिए होते हैं और ये ज़रूर है कि वो उनके पास लोग जाते हैं और वो हमसे रोज़ पूछते हैं और हम उनको सही बताते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है।
सर हमें छतरपुर ज़िले में होने वाले क्राइम के बारे में बताइए कि किस प्रकार के क्राइम सबसे अधिक होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादातर भिंड, मुरैना, जो चंबल क्षेत्र है वहाँ रहा हूँ और मंडला जो नक्सल क्षेत्र है वहाँ रहा हूँ। यहाँ हर जगह क्राइम एक अलग तरह का क्राइम होता है। भिंड, मुरैना में जो क्राइम था वो हथियारों का ज़्यादा था। वहाँ नक्सल क्षेत्र का ज़्यादा समस्या थी और यहाँ भी जो समस्याएँ हैं, वही हैं लगभग। यहाँ हथियार वगैरह का ज़्यादा क्रेज़ है। उसके बाद हथियारों का शोबाजी का यहाँ बहुत क्रेज़ है, मैंने जो देखा है। इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालना, वीडियो डालना और अपने आप को एक गुंडा तरीके से शो करना। अभी मैंने वो भी देखो आपने मैंने डाला था, अपने इंस्टाग्राम से वो कट्टे का वीडियो डाला था। उसके बाद बिफ़ोर और फिर आफ्टर डाला था। जी सर। उसको बहुत बहुत वायरल हुआ था वो। तो वो कैसे-कैसे कट्टा दिखा रहे थे, कट्टे में फायरिंग कर रहे थे, हवाई फायरिंग कर रहे थे और एक-दूसरे अपने दोस्तों के ऊपर सिर पे तान रहे थे। उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ और फिर उनसे हथियार बरामद हुआ और वो जो अपन ने जेल भेजा। तो फिर एक और यहाँ पे क्रेज़ है कि यहाँ पे अपने आप को गुंडा शो करने के लिए इंस्टाग्राम पे और अपने रील में लिखना 302, डॉन, माफ़िया, गुंडा राज, इस तरीके से शो ज़्यादा होता है। तो वो इस तरह का यहाँ पे मैंने देखा है कि यूथ में जो इस तरह के चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, उसके लिए भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, उसमें भी बहुत लाखों शेयर हुए थे उसमें भी। तो इस तरह के यहाँ जो यूथ है, उस तरह के अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। सर और आजकल सर साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो सर इसमें पुलिस की क्या भूमिका रहती है? देखिए, जो पहले थे, वो पहले शरीर संबंधी अपराध पुलिस के लिए एक चैलेंज थे। आजकल जो हो रहे हैं, वो 420 के अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड के अपराध, साइबर अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। साइबर अपराध के लिए एक तरह से अलग से साइबर थाना पुलिस ने खोल रखा है, साइबर का लिए। उसमें कई तरीके से अब अपन थाने पे चलेंगे, तो अपन थाने पे भी देखेंगे कि करीब डेली 8-10 आवेदन ऑनलाइन फ्रॉड के आते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सतर्कता। अगर हम सतर्क हैं अब वो सबके पास आते हैं, आप लोग के पास भी आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं, फ़ोन आते हैं, वीडियो कॉल आते हैं, डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं। जबकि सही समय में सीआरपीसी में डिजिटल अरेस्ट चीज़ है ही नहीं। कानून में उसपे लिखा है कि वो छुएगा, पकड़ेगा और उसको बंद करने का, अरेस्ट के लिए, ये आवश्यक चीज़ें हैं। और ऑनलाइन में तो कोई ना छू रहा है, ना वो कर रहा है, तो वो तो अरेस्ट है ही नहीं। लेकिन ये कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है लोगों में। लोग समझ जाते हैं कि ठीक है, हम हाउस अरेस्ट हो गए, हमें घर में ही रहना है और नहीं तो हम पे कार्रवाई हो जाएगी, भय है। तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सतर्कता, जागरूकता और तत्काल पुलिस को सूचना देना, शिकायत करना, ये बहुत ज़रूरी है। जिससे हमें डाटा मिल सके कि हाँ, इस नंबर से वो आ रहे हैं, उस नंबर को हम ब्लॉक करा सकें और उस पे जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सके, वो कर सकें। सर आपने जैसे अभी बताया कि इंस्टाग्राम पे आजकल यहाँ की जो यूथ है, तो वो क्या नाम गुंडागर्दी का बहुत शो ऑफ करता है कि मैं ये बिल्कुल। कट्टा दिखाकर या कुछ किसी भी तरीके का हथियार दिखाकर। तो आजकल सर ऐसे नाबालिग बच्चों के पास भी हथियार मिल जाते हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली एक केस था वो जो प्रिंसिपल को एक बच्चे ने गोली मार दी थी। तो सर ऐसे बच्चों के पास हथियार मिलना सर तो आप इसमें आपका क्या कहना है कि मतलब हम छतरपुर ज़िले का यूथ किस ओर जा रहा है सर? बहुत बढ़िया तुमने क्वेश्चन पूछा यार। ये जो केस था प्रिंसिपल वाला, ये मुझे बहुत अंदर तक बहुत दुःख हुआ उस केस से। वो जो केस था, वो मुझे मेरी आत्मा को अंतर तक झकझोर दिया एक तरह से से। मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, ये देख के कि यार हम गुरु को ऐसा मानते थे, इतनी इज़्ज़त देते थे और उस लड़के ने इस तरीके से घटना कर दी कि हम प्रिंसिपल के ऑफ़िस में जाने से डरते थे। यस सर। टीचर से सिर के सामने सिर उठा के चल नहीं सकते थे। ऐसे किसी ने सीधे प्रिंसिपल को गोली मार दी, वो भी स्कूल में, तो बहुत ज़्यादा मुझे उसको उसको वो लिया और उसको एसपी साहब ने भी बहुत चैलेंज के रूप में लिया और पूरे ज़िले में उसके फिर मुहिम शुरू हुई।
क्योंकि क्या है कि देखिए एक मर्डर होना, एक कोई घटना होना अ, छोटी-मोटी घटनाएँ होना, मर्डर भी हो जाता है तो इतना आदमी वो नहीं होता है, लेकिन ये प्रिंसिपल वाला केस बहुत छतरपुर के लिए बहुत बुरा केस था और वो बुरा दिन था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने इतना अच्छा उसको मुहिम के रूप में लिया कि सब काम सेकेंडरी छोड़ के हम लोगों ने हथियार बरामद किए। हथियार आपको पता है करीब डेढ़ महीने पहले का केस है, तो हमने 1 महीने में करीब 200 हथियार पकड़े। अब ये समझिए छतरपुर में 200 अवैध हथियार थे। एक-एक फ़ोटो पे साहब ने उसको व्हाट्सएप पे दिया और व्हाट्सएप से साहब ने मँगवाया। जब हमने एक व्हाट्सएप वाले को पकड़ा तो उसने 2 लोग और बताए, केवल फ़ोटो वाले नहीं, कई फ़ोटो जिसकी नहीं थे उन्होंने ही बताया कि सर ये मैंने इससे लिया, उससे लिया। आपने देखा होगा कि हमने वो 200 हथियार तो पकड़े ही पकड़े। फिर उसका सोर्स पता किया कि ये हथियार आ कहाँ से रहे हैं। पिस्टलें बरामद हुईं। तो ऐसे करके हमने फिर उसको जो फैक्ट्री थी, वो बरामद की। हथियार बन रहा था, वो ऑर्डर ले रहा था कि भाई आपको क्या चाहिए? कट्टा, पिस्टल कितने चाहिए? ऑर्डर ले रहा था, बना रहा था, बना के वो निसंकोच रूप से बेच रहा था। सर ये छतरपुर जिले में ही हो रहा था। हाँ, छतरपुर जिले में वही बमीठा में, ये 10-15 दिन पहले की ही बात है। फिर हमने उसको फैक्ट्री पकड़ी, तो उसके पास कई तरह के नाल, कई तरह के उपकरण बमीठा थाने के अंतर्गत कार्रवाई हुई और उसमें हमने उसमें जो सामान होता है, अवैध हथियार बनाने का, वो पूरा सामान उसके पास था। आपने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बहुत अच्छी चीज़ हुई और वो मेन सोर्स पे पहुँच के हमें बहुत खुशी हुई। 200 हथियार पकड़ने के बाद इतनी खुशी नहीं हुई जो सोर्स पकड़ने क्योंकि वो 200 पकड़ लिए लेकिन नए बनते, नए आते। तो वो एक अच्छी चीज़ हुई उससे कि हमने पूरी चीज़ें बरामद की और उसको एक जेल भेजा और वो आज तक जेल में है और उसपे कार्रवाई हम लोग और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, उस पे कठोर कार्रवाई की है और भी सोर्सों का पता कर रहे हैं। सर हमें बताइए कि क्राउड कंट्रोल और प्रोटेस्ट के दौरान आपको कौन-कौन से प्रोटोकॉल का पालन करना होता है? जी क्या है कि पुलिस के कई कामों में क्राउड कंट्रोल भी है और जो अपना कार्यक्रम होता है, धरना होता है, क्या बताते हैं कि जो भीड़ होती है, भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता, तुरंत अफ़वाह फैलती है। भीड़ में कई लोग होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो सब लोगों ने वही बोलने लगा। तो वो बोलने लगते हैं तो उसको रोकने के लिए पुलिस क्या होता है लीडर पहले चिन्हित करती है। उस लीडर से परमिशन माँगती है कि पहले परमिशन लो। परमिशन लेने के बाद हम लोग व्यापक रूप से जितना हो सकता है उस पे ड्यूटी लगाते हैं। फ़ोर्स डिप्लॉयमेंट करते हैं, ब्रीफ़ करते हैं, अधिकारी इसको ब्रीफ़ करते हैं, कैसे क्या करना है। अपनी सुरक्षा पहले खुद की सुरक्षा करते हैं कि पलवा का सामान क्योंकि वो लोग रहते हैं हज़ारों की तादाद में, हम रहते हैं 100 150 की तादाद में या 50 की तादाद में, कभी-कभी 20 की तादाद में भी। तो बलवा ड्रिल का सामान रखते हैं, हेलमेट रखते हैं, जाली रखते हैं, टियर गैस रखते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। उसके बाद फिर कोई घटना होती है, तो फिर उसकी कार्रवाई प्रतिबंधात्मक रूप से अलग करते हैं। तो क्राउड कंट्रोल के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम पहले उसको बाउंड हुआ करें, उसको समझाइश दें, समझाइश देने के बाद फिर अपनी सुरक्षा दें और उस कार्यक्रम को सही रूप से सफल बनाएँ और कोई घटना शहर में, क्षेत्र में ना हो। सर, लोगों को पुलिस के काम के बारे में कौन-सी सामान्य भ्रांतियाँ होती हैं? तथा पब्लिक डिसीज़न फेस करना कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए वर्दी जब आदमी पहनता है तो कई चीज़ें बहुत लोग मैंने देखा है कि बहुत खुश होते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उसको नेगेटिव रूप से देखते हैं। नेगेटिव रूप में जो देखने का कारण है, वो ये है कि वर्दी का जो पुराने समय से चला आ रहा है, पुलिस गलत बोलती है, पुलिस बदतमीज़ी से बात करती है, पुलिस कई चीज़ें होती है कि पुलिस रिश्वत लेती है, ये भी विचारधारा चलती है। तो क्या है कि पुलिस के जो काम होते हैं, वो इतना वैसे रहते हैं कि पुलिस जैसे कोई दूसरे विभाग की आप बात करेंगे, कि ये विभाग क्या करेगा, अस्पताल आपको हॉस्पिटल की सुविधाएँ देगा, आपकी जो पीएचई देगा, वो हैंडपंप लगाएगा आपके यहाँ, कुछ ना कुछ दे के जाता है। जबकि पुलिस जो है, वो कुछ देती नहीं है।
तो इसलिए इसकी एक तरह से छवि बन जाती है। दूसरी बात करने के लिए तो वो भी क्या होता है, कई बार भीड़ को करने के लिए, कई बार भीड़ को हटाने के लिए, कई बार ट्रैफ़िक व्यवस्था को दिखवाने के लिए, कई बार कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को थोड़ा-सा कठोर होना पड़ता है और वो आवश्यक है, मेरा ऐसा मानना है। अपने शब्दों पे कंट्रोल रखें, लेकिन थोड़ा-सा उसमें कठोरपन ज़रूरी है, जिससे कि वो कानून व्यवस्था भी स्थापित हो सके, गुंडों के विरुद्ध कार्रवाई सटीक हो सके। तो इसके लिए हमें कई लोग इस तरह की मानसिकता के रहते हैं, लेकिन तब की समय अलग था। अब पुलिस को पॉज़िटिव रूप से देखा जाने लगा है। अब पुलिस के साथ लोग मिल-जुल रहे हैं। पुलिस के थाने में हम लोग के यहाँ भी कई बार स्कूल के बच्चे आते हैं, कई बार हम लोग उसको समझाते हैं। पुलिस के बारे में पॉज़िटिव चीज़ें अब चल रही हैं, जैसे शहर में जिस हिसाब से चल रहा है, सभी तारीफ़ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इसे देख के। सर, आपने जब से सिविल लाइन थाना क्षेत्र का प्रभार सँभाला है, तब से लेकर अभी तक इस क्षेत्र में क्या-क्या बदलाव आए हैं? मैंने 16 मार्च 2024 को जॉइन किया था। ये मेरा जॉइन करना और एसपी जज साहब का जॉइन करना एक ही डेट में था, 16 मार्च को साहब ने भी जॉइन किया था और फिर 2-3 घंटे बाद फिर मैंने जॉइन किया तत्काल, उसी दिन। तो तब से मैं देख रहा हूँ कि शुरुआत में अपराध बहुत थे, बहुत हो रहे थे, 2024 में ज़्यादातर मैं ही रहा। तो कई तरह के अपराध थे, कई तरह की नशाखोरी यहाँ भयंकर थी। जब मैं आया था तो एक नाबालिग बच्चे को बहुत मारा था, करीब कई जगह से चाकू से वार किया था। नशे की शिकायतें होती थीं। तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एसपी साहब की, उसमें भी कई लोगों ने पूछा कि सर नशे का, वो हम लोग को भी बहुत वो लगा और उसको हमने चैलेंज के रूप में लिया और जो नशे करने वाले कई इतने केस बनाए एनडीपीएस के, मेडिकल नशा जो होता है, उसके भी केस कई सारे बनाए। मेडिकल वालों के भी ऊपर कार्रवाई की, लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी चल रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उस पे कठोर कार्रवाई की और हथियार का मैंने बताया, जैसे हथियार पे हमने कार्रवाई की, हथियार का मेन सोर्स खोजा। अ, वैसे ही अभी कल की ही बात है, 25 जनवरी की ही, कि हमने कई मोटरसाइकिलें जो चोरी हो रही थी, वही कई मोटरसाइकिलें चोरी की। 1 मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल, फिर हमने सीधे उसकी 26 मोटरसाइकिलें बरामद की। तो इस तरह के जो अपराध हो रहे थे, उस पे हम लोगों ने कहीं न कहीं ज़रूर उसमें कंट्रोल किया है। और उसके अलावा जो अपराध कंट्रोल करने के अलावा हमने कई चीज़ें लोगों को पॉजिटिव चीज़ें दी हैं, जो थाना क्षेत्र में आते हैं उनसे अच्छे से बात करके, जो आगंतुक आते हैं उनको संतुष्ट करके, कई आवेदन पे अच्छी कार्रवाई करके जब आदमी खुश होके जाता है, तो वो अच्छा लगता है। इसी तरीके से हमने अपराध भी, जो अपराध मुझे ध्यान है 2023 में टोटल हुए थे सिविल लाइन थाने में करीब 1100 अपराध। 2024 में करीब 800 अपराध हुए, तो 300 अपराध कहीं न कहीं हमने कम किए हैं और अपराध पे अंकुश निश्चित रूप से कई गंभीर अपराध भी कम हुए हैं। लूट, डकैती, मर्डर और 307 के जो अपराध थे वो कम हुए हैं। ये सब हमने कार्रवाइयाँ उसमें की हैं, तो इस कार्रवाइयों के कहीं न कहीं परिणाम निकला है। सर, हमारे ज़िले में जब से माननीय श्री अगम जैन जी एसपी बनकर आए हैं, तो कौन-कौन से बदलाव हुए हैं? देखिए, जितने भी इससे पहले भी जो एसपी साहब रहे हैं, वो भी मेरे एसपी मुरैना रहे थे और बहुत अच्छे और स्वच्छ छवि के और अच्छे इंसान की कार्रवाई थी उनकी, अच्छी कार्रवाई थी उनकी बहुत और अच्छा उनका समन्वय था। उनके समय तो ज़्यादा नहीं रह पाया, लेकिन सिविल लाइन जिस मैंने बताया कि जिस दिन मैं आया था, उसी दिन एसपी साहब ज़िले में आए थे। तो एसपी साहब की जो कार्यप्रणाली है, आप जाएँगे कभी ऑफ़िस में तो आप बाहर ही देखेंगे उनके नेम प्लेट के नीचे उनका मोबाइल नंबर लिखा है। उन्होंने एक बहुत प्रचार-प्रसार किया है अपने खुद के मोबाइल नंबर का और जानकारियाँ खुद भी माँगी हैं और तुरंत-तुरंत हम लोग को भेज देते हैं। अगर दिन भर में देखा जाए तो 8 से 10 मैसेज साहब को जो मिलते हैं, वो हमारे पास आते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि अगर कोई गलत है, तो है। उसमें कोई भी उसमें वो नहीं है कि इसमें उसको बचाया जा सके। अगर गलत है, तो है, अगर सही है, तो है। ये एसपी साहब का जो स्टैंड है, बहुत अच्छा लगता है। एसपी साहब क्षेत्र-क्षेत्र में घूमते हैं। ये भी एसपी साहब का एक जैसे अब मैंने बताया मोबाइल नंबर बाँट रखा है, उससे उनको जानकारियाँ मिल रही हैं और क्षेत्र के लोग उनको जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं, कंट्रोल है। उसके बाद फिर आपका कंट्रोल रूम के अलावा आपका एसपी साहब जनसंवाद करते हैं।
प्रतिदिन किसी न किसी क्षेत्र में एसपी साहब जनसंवाद कर रहे हैं। पैदल भ्रमण कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, मोहल्ले-मोहल्ले में जाके बात कर रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास जानकारी नहीं आ पाती थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी होने के नाते भी, और उनके पास जानकारी आ जाती है, वो हमें देते हैं। तो और उस चीज़ पे कार्रवाई कराते हैं। तो इससे कहीं न कहीं लोगों में जो सुरक्षा का भाव है, निश्चित रूप से इस कार्यप्रणाली से, उनके जो सहज स्वभाव है उससे, और उनका जो अपराधियों पे अभी जैसे एसपी साहब ने एक चीज़ और आए दिन बुलाते हैं, अपराधियों के हम लोग परेड करते हैं, पूरे ज़िले भर में परेड होती है। कभी संपत्ति संबंधी अपराधियों की, कभी जो मारपीट वाले गुंडा लिस्ट वालों की, जो शरीर संबंधी अपराधी हैं उनकी, कभी नशे वालों की, जिन्होंने कभी दारू बेचते हैं उनकी, कभी जो नशा बेचते हैं उनकी, कभी कोई जिला बदर हो उसकी। तो इन सब की सूची साहब डालते हैं, एसपी साहब जो हमारा थाना प्रभारी व ग्रुप है उसमें डालते हैं, और डेली टास्क देते हैं कि आप आज इसको बुलाएँगे, फिर इसको बुलाएँगे, फिर आज इस संबंध में जो अपराध किए हैं उसको बुलाएँगे, आज जो जेल से छूटे हैं उनको बुलाएँगे। इस तरीके से हम लोग जब सबको बुलाने लगते हैं, तो क्या होता है कि वो जो अपराधी होता है वो भय आता है उसके मन में कि हमने अपराध तब किया था लेकिन पुलिस आज तक बुला रही है, और फिर हम उनको समझाइश देते हैं। तो इससे कई अपराधी अपराध करना छोड़ देते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं उसमें से जो पुलिस के मुखबिर बन जाते हैं कि सर ठीक है, हम ये अपराध नहीं करेंगे, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम सूचना और देंगे। कई केस ऐसे खुले भी हैं कि सर ये अपराध सर अब तो हम नहीं कर रहे हैं, हम तो अब हमारा नाम इससे हटा दीजिए सर प्लीज़। कई तो ऐसे गुंडे हैं जो इस बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पुलिस के ही मुखबिर बन जाते हैं कि सर ठीक है, हमें हमारा नाम इससे हटा दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे और जो भी अपराध होंगे उसको आपको सूचना देंगे। तो ऐसे क्या होता है, एक नई तरह की कार्यप्रणाली जो एसपी साहब की ये आई है, इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, क्योंकि अपराधी ही अपराध के बारे में बहुत सारी जानकारी रखता है। एक सामान्य आदमी अपराध के बारे में उतना नहीं बता सकता जितना एक अपराधी बता देता है, क्योंकि वो अपराध में घूमता है, उसी के साथ घूमता है, और फिर हमें सूचना देता है कि सर मैं उसके साथ घूम रहा था, वो ये बता रहा था। तो वो अपने साथी को पकड़वाता है, कोई अपने विरोधियों के बारे में बताता है। कुल मिला के उससे बहुत सारी जानकारी हमें निकल के आ रही हैं, और छतरपुर शहर में कई सी चीज़ें हम अभी और करेंगे, जो उनकी जानकारी का बेस पे बड़े-बड़े खुलासे अभी होते रहेंगे। सर, हमारे इस पॉडकास्ट को देखने वाले दर्शकों को आप अपने कार्य के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? अ, देखिए मेरा कार्य ये है कि मैं अपने ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो आए, उसको पूरा न्याय मिले, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ वो व्यक्ति ही है, और जब वो दुखी होके आता है और खुश होके जाता है, तो अपने दिल में सुकून मिलता है, और कहीं न कहीं अपन ये सोचते हैं कि यार भगवान ये सब चीज़ देख रहा है, तो वो अपन को पॉजिटिव एनर्जी आती है, और जो पुलिस का जो थकान वाला काम है, वो थकान नहीं होती। तो मेरा ये मैं इस माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सभी लोग जो मेरे यहाँ आएँगे, वो निश्चित रूप से खुश होके जाएँगे, और पुलिस क्या है, हर आदमी खुश नहीं कर सकती, 2 पक्ष चाहता है, तो उससे एक पक्ष, लेकिन हमें समझ में आ जाता है कौन सही है, कौन गलत है। जो गलत है, उस पे कठोर कार्रवाई करेंगे, और वो होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो सही है, उसको न्याय मिलना चाहिए। ये मेरी कार्यप्रणाली भी मेरी यही है। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है दिग्विजय भाई, धन्यवाद। सर, और इसी के साथ आज का हमारा पॉडकास्ट यही समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक और रोमांचक पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक सीखते रहें, खोज करते रहें और आगे बढ़ते रहें।